हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोट एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर कोड है HD02 बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है। हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य है, कतर जैसे सब्जेक्ट है कतर साहित्य है। हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे हम, जिसमें पहला क्वेश्चन है खंड ए में। खंड ए बे से 3 खंड आएंगे, जिसमें पहला है जिसमें क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो उत्तर है यह पत्रिका 1 जनवरी 1900 को इंडियन प्रेस प्रयागराज से प्रकाशित होने शुरू हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1900 में इंडियन प्रेस प्रयागराज से प्रकाशित होनी शुरू हुई। अगला जजेंद्र के 2 उपन्यास के नाम बताइए। जजेंद्र कुमार के 2 उपन्यास के नाम बताइए। कौन कौन से उपन्यास है 2? तो उत्तर है जजेंद्र कुमार के 2 उपन्यास के नाम है सुनीता और त्यागपत्र। इनका अतिरिक्त है उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध उपन्यास परक, कल्याण, वितृत, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। आगे अगले क्वेश्चन है प्रमुख आंचलिक कहानीकारों का नाम लिखिए। प्रमुख आंचलिक कहानीकारों का नाम लिखिए। तो उत्तर है हिंदी साहित्य में कुछ प्रमुख आंचलिक कहानीकारों में फणीनाथ रेणु, नागार्जुन, रहीम मासूम, राजा राम दशरथ मिश्र और शैलेश मटियानी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्रों का उल्लेख कीजिए। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र है उल्लू, मुन्नी, जबरा। उल्लू है कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब किसान जो ठंड में अपने खेत की रखवाली करता है। मुन्नी हल्कू की पत्नी है जो अपने पति के साथ गरीबी जीवन में यापन करती है। जबरा हल्कू का वफादार कुत्ता जो उसके साथ खेत में पहरा देता है। अगला क्वेश्चन है यशपाल किस विचारधारा के उपन्यासकार हैं? यशपाल किस विचारधारा के उपन्यासकार हैं? तो उत्तर है यशपाल एक मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रगतिवाद, मार्क्सवाद को प्रमुखता से व्यक्त किया है। उनके उपन्यास में सामाजिक राजनीतिक समस्याएं, विशेषकर श्रमजीवी के वर्ग की समस्या और विशेष वर्ग के प्रति क्रोध को दर्शाया गया। हालांकि इसने उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है नया और नवीन। यह शब्द इतावली शब्द नोवेला से आया है, जिसका अर्थ है नया या समाचार होता है। यह एक गद्य कथा है जो आमतौर पर लंबी, जटिल होती है और मानव अनुभवों को काल्पनिक रूप से दर्शाती है। अक्सर एक विशिष्ट वातावरण में पात्रों से जुड़े हुए क्रम के माध्यम से है। अगला क्वेश्चन है महाभोज उपन्यास के नायक कौन है? महाभोज उपन्यास के नायक कौन है? तो उत्तर है महाभोज उपन्यास में मुख्य पात्र विशु हैं जो हरिजनों के लिए संघर्ष करता है। हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा करने के कारण मारा जाता है। तो आगे खंड बे के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश के सप्रसंग वाक्य कीजिए। वाक्य के 2 सवाल आएंगे इस एग्जाम में। वाक्य के 2 सवाल आएंगे। साहब डिड्रिक के दूसरे दौर पर चुटकुले और कहानी कहने लगे। दफ्तर में जितना रीब रखते हैं यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर ही रहते हैं। उनकी स्त्री के कारण गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोती का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों का आराधना का केंद्र बनी हुई थे। बात बात पर हंसी, बात पर सिर हिलाती और शर्मनाथ स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो।
इस गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो पहले आएंगे प्रसंग। प्रसंग में यह गद्यांश एक सामाजिक समारोह या पार्टी के दृश्य का वर्णन करता है जहाँ साहब सोमनाथ अपने दोस्तों और परिजनों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। इस दृश्य में साहब और उनकी पत्नी की भूमिका व्यवहार का चित्रण किया गया है। अब है व्याख्या। व्याख्या में साहब का व्यवहार। साहब एक दूसरे के दौरे के ड्रिंक के बाद चुटकुले और कहानी कहने लगते हैं और दर्शाता है कि वे अपने सामाजिक जीवन में सहज और मिलनसार हैं। दफ्तर में उनकी गंभीर छवि के विपरीत यहाँ वे दोस्ताना और हंसमुखी दिखते हैं। साहब की पत्नी की भूमिका। साहब की पत्नी का वर्णन उनकी सुंदरता और आकर्षण के साथ किया गया। एक गाउन पहने हुए, गले में सफ़ेद मोतिया का हार और सेंट और पाउडर की महक से ओत-पोत है। यह विवरण उनकी सामाजिक स्थिति और फैशन सेंस का उजागर करता है। सामाजिक केंद्र। साहब की पत्नी सभी देशी स्तर का आराधना का केंद्र बनी हुई है। यह दर्शाता है कि वह सामाजिक समारोह एक महत्वपूर्ण आकर्षण व्यक्तित्व है। सामाजिक संबंध। साहब की पत्नी की दोस्ती और बातचीत का तरीका भी महत्वपूर्ण है। वह सोमनाथ की पत्नी की ऐसे बातें करी है जैसे कि पुरानी शैली हो। यह उनकी सामाजिक कुशलता और मित्रता को दर्शाती है। इस गद्यांश का निष्कर्ष है इस गद्यांश में साहब और उनकी पत्नी के सामाजिक जीवन, उनके व्यवहार का चित्रण किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे वे सामाजिक समारोह में अपनी भूमिका निभाते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। और आगे सुने एक और निम्नलिखित गद्यांश के प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये खेती का मजा और एक भगवान ये ऐसे पड़े हो। ये खेती का मजा है और एक भगवान ऐसे पड़े हो जिनके पास झाड़ा जाए तो भी गर्मी घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे हिलाब कम्बल मजाक हैं। जोड़े का गुजर ही जाए तकदीर की खूबी है। मजदूर हमें करे मजा दूसरे छोटे। मजदूरी हम करें मजा दूसरे छोटे। तो इस गद्यांश की प्रसंग है। गद्यांश एक किसान ये मजदूर के जीवन के अनुभव को दर्शाता है जो खेती के काम में लगा हुआ है। उसमें जोड़े के मौसम, उसकी जुड़ी कटने का उल्लेख के साथ ही मजदूरी और तकदीरी की बात कही गई है। यह क्या है? खेती का मजा। गद्यांश की शुरुआत में खेती का मजा कहा गया जो दर्शाता है कि किसान या मजदूर खेती के काम में एक अलग प्रकार का आनंद या संतोष पाता है। यह उनके जीवन शैली और काम के प्रति उनकी भावना का उजागर करता है। जोड़ा का वर्णन। इसमें जोड़े के मौसम का वर्णन किया गया है। बताया गया कि जिनके पास समृद्धि है वे जाड़े से बचने के लिए गर्मी आरामदायक चीज़ों का उपयोग करें। मोटे मोटे गद्दे हिलाब कम्बल का उल्लेख यह दर्शाता है कि अमीर लोग जाड़े से बचने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ मजदूर की स्थिति में विपरीत है। वे जाड़े में भी काम करते हैं और उन्हें जाड़े की कटने का सामना करना पड़ता है। मजाल है जोड़े का गुजर ही जाए का उल्लेख यह दर्शाता है कि मजदूरों के लिए जाड़ा का एक बड़ी चुनौती है। तकदीर और मजदूरी तकदीर की खूबी है। उल्लेख यह दर्शाता है कि मजदूर की अपनी स्थिति की तकदीर के कारण मानते हैं। मजदूरी हम करें मजा दूर से छुड़े का अर्थ का उद्गार है कि मजदूरों को लगता है कि वे कठिनाई का सामना करते हैं जबकि दूसरे लोग आराम और सुख का आनंद लेते हैं। इसका निष्कर्ष है गद्यांश का। इस गद्यांश में खेती मजदूरी के जीवन के वास्तविकता का चित्रण किया गया है। यह मजदूरों की कठिनाइयाँ और उनकी भावनाओं का उजागर करता है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बे को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। एलोकेशन नीलकांत का सफर कहानी की कथा वस्तु का चित्रण कीजिए। नीलकांत का सफर एक ऐसी कहानी है जो नीलकांत नामक एक व्यक्ति के जीवन के सफर को दर्शाती है। यह कहानी नीलकांत
कांत के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके अनुभवों का चित्रण किया गया। मुख्य कथा वस्तु है नीलकांत का परिचय। नीलकांत का ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करता है। उसकी कहानी में उसके संघर्ष, उसकी भावनाएं, उसके निर्णय का वर्णन किया गया। जीवन के संघर्ष। नीलकांत के जीवन में कई संघर्ष होते हैं, जैसे कि आर्थिक समस्या, सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत चुनौतियां। इन संघर्ष के माध्यम से नीलकांत के चरित्र का विकास होता है। वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। भावनात्मक मात्रा। नीलकांत की भावनात्मक यात्रा भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने जीवन की प्रेम हानि, आत्मखोज जैसी भावना का अनुभव करता है और उसके चरित्र को गहराई और जटिलता का प्रदान करती है। निर्णय और परिणाम। नीलकांत के जीवन के लिए निर्णय और उनके परिणाम भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके निर्णय उसके जीवन को एक नई दिशा देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नई कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुरानी और नई कहानी में अंतर है। पुरानी कहानी पारंपरिक ढांचा। पुरानी कहानी में अक्सर पारंपरिक ढांचा में लिखी जाती है, जिसमें एक निश्चित आरंभ, मध्य, अंत होता है। नैतिक धार्मिक विषय। पुरानी कहानी में अक्सर नैतिक और धार्मिक विषय का पर जोर दिया जाता है, जो पाठकों को शिक्षार्थी का मार्गदर्शन करने के लिए होती है। सरल और स्पष्ट भाषा। पुरानी कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होती थी, जो पाठकों को आसानी से समझ में आती थी। कथा शैली में पुरानी कहानी का अक्सर आत्म शैली का उपयोग किया जाता था, जिसमें कहानी का एक सीधे और स्पष्ट तरीके से बताया जाता है। नई कहानी प्रायोगिक और आधुनिक ढांचा। नई कहानी में अक्सर प्रायोगिक और आधुनिक ढांचे का उपयोग किया जाता है, जिसमें कथात्मक शैली और संरचना का नवाचार होता है। विविध और जटिल विषय। नई कहानियों में विविध और जटिल विषय पर चर्चा जाती है, जैसे कि सामाजिक मुद्दे, मनोविज्ञान, राजनीतिक विषय। जटिल और प्रतीकात्मक भाषा। कई कहानी में अक्सर जटिल और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग होता है, जो पाठकों में गहराई को सोचने और व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतीकात्मक और रूपात्मक शैली। नई कहानियों में अक्सर प्रतीकात्मक और रूपात्मक शैली का उपयोग किया जाता है, जो पाठकों को गहराई से समझने और व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष है, पुरानी और नई कहानी में कोई अंतर होते हैं जो उनकी संरचना, विषय, भाषा शैली में दिखाई देते हैं। पुरानी कहानी अक्सर पारंपरिक और नैतिक विषय पर केंद्रित है, जबकि नई कहानी अधिक प्रायोगिक और जटिल होती है, जो पाठकों को गहराई से सोचने, व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा अमर धन कहानी के तांत्रिक आधार पर समीक्षा कीजिए। आशा अमर धन कहानी के तांत्रिक आधार पर समीक्षा कीजिए। उत्तर है, आशा अमर धन ये प्रेरणादायी कहानी है, जो आशा नामक एक व्यक्ति के जीवन के संघर्ष और उसके अमर संपत्ति की खोज को दर्शाती है। इस कहानी में आशा जीवन के विभिन्न पहलुओं और उसके अनुभवों का चित्रण किया गया है। तांत्रिक आधार पर समीक्षा। कथानक संरचना। कहानी के कथानक संरचना में आशा के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया है, जो उसके संघर्षों और सफलताओं को दर्शाता है। कथानक में एक स्पष्ट शुरुआत है, मध्य और अंत है, जो पाठकों को कहानी के साथ जुड़ने में मदद करता है। पात्र विकास। आशा का चरित्र अच्छी तरह से विकसित किया गया है, जिसमें उसके विचारों, भावना और कार्यों का विस्तार वर्णन किया गया है। इसके चरित्र में गहराई और जटिलता है और पाठकों को उसके साथ जुड़ने में मदद करती है। पाठकों को उसके साथ जुड़ने में मदद करती हैं। विषय और संदेश। कहानी में आशा और संघर्ष के विषय पर जोर दिया जाता है, जो पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं और कहानी का संदेश स्पष्ट और पाठकों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। भाषा और शैली। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट है, पाठकों को आसानी से समझ आती है। शैली ये प्रवाह है जो पाठकों को कहानी से साथ जुड़ने में मदद करता है। निष्कर्ष है, आशा अमरधन कहानी प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा है, जो पाठकों का जीवन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी कथा संरचना,
पात्र, विकास, विषय, संदेश, भाषण शैली सभी मिलकर प्रभावशाली कहानी बनाते हैं जो पाठकों के हितों में एक अमिट छाप छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका के चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो उत्तर है मधुलिका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी की नायिका है जो एक साहसी स्वाभिमानी देशभक्त युवती हैं। वे अपने देश और जमीन के प्रति गहरी निष्ठा रखती हैं और अपने आदर्शों पर अडिग रहती हैं। मधुलिका के चारित्रिक विशेषता को निम्नलिखित बंधों को समझा जा सकता है। देशभक्ति। मधुलिका को अपने देश कौशल बहुत प्रेम है। वे अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहती, देश के लिए कुछ करने का तैयार है। स्वाभिमान। मधुलिका स्वाभिमान है और किसी भी परिस्थिति में अपना स्वाभिमान नहीं खोती। वे राजकुमार अरुण के प्रेम वास्तव में को भी ठुकरा देती क्योंकि वे अपने आत्मसम्मान को महत्व देती हैं। दृढ़ निश्चय। मधुलिका अपने निश्चय पर दृढ़ रहती, एक बार वो ठान लेती है उसे करके दिखाती। वे देश प्रेम के बीच संघर्ष करती है लेकिन अंत देश प्रेम को चुनती है। त्याग। मधुलिका का त्यागी है। वे अपने प्रेम और सुख को त्याग कर देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाती है। वे राजकुमार अरुण के साथ फांसी की सजा मांगती थी ताकि वे अपने प्रेम और देश प्रेम दोनों को संतुष्ट कर सकें। आगे करते व्यापारी। मधुलिका कर्तव्य परायणी हैं। वे अपने कर्तव्यों की भली भांति समझती हैं और उन्हें पूरा करने में कोई असर नहीं छोड़ती। मानवीय संवेदनान्य। मधुलिका मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई। वे प्रेम, त्याग और बलिदान जैसे उच्च मानवीय गुणों से युक्त हैं। और अगला क्वेश्चन है समांतर कहानी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। समांतर कहानी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो परिचय। समांतर कहानी का आंदोलन एक साहित्य आंदोलन है जो 20वीं सदी के मध्य में उभरा है। इस आंदोलन का उद्देश्य पारंपरिक कहानी कहने की शैली है हटकर नहीं है। प्रयोगात्मक तरीकों की कहानी को प्रस्तुत करना है। मुख्य सुविधा है प्रायोगिक शैली। समांतर कहानी आंदोलन में लेखकों ने पारंपरिक कथा शैली से हटकर नए प्रयोगात्मक तरीकों का प्रयोग किया गया जिसमें इसमें चेतना प्रवाह, क्रियात्मक, अस्तित्ववादी विषय का समावेश था। ज्ञान और जटिल विषय। इस आंदोलन की कहानी ज्ञान और जटिल विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है जैसे कि मानव अस्तित्व, पहचान, सामाजिक रचनाएं, व्यक्तिगत आत्मपरक दृष्टिकोण है। समांतर कहानी का आंदोलन लेखकों और व्यक्तिगत आत्मपरक दृष्टिकोण में प्रमुखता दी है। इसमें पात्र के आंतरिक विचारों और भावनाओं का गहन चित्रण किया गया है। प्रत्यात्मक और रूपक। इस आंदोलन में प्रत्यात्मक और रूपक का व्यापार उपयोग किया गया है। यह तो कहानी में गहराई और अर्थबहुलता को बढ़ाता है। प्रभाव और महत्व। साहित्य नवाचार में समांतर कहानी आंदोलन ने साहित्य में नवाचार को प्रोत्साहित किया और नए साहित्य रूपों को शैली का जन्म दिया। पाठकों की सोच में बदलाव। इस आंदोलन में पाठकों की सोच अपेक्षा में बदलाव लाया। पाठकों को जटिल गहन विषयों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। लेखकों को प्रेरणा। समांतर कहानी आंदोलन में कई लेखकों को प्रेरित किया। उन्हें नए और अनोखे तरीकों के कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। निष्कर्ष क्या है? तो इस कहानी का निष्कर्ष समांतर कहानी आंदोलन साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने पारंपरिक कहानी कहने की शैली को चुनौती दी, नए साहित्य रूपों और शैलियों को जन्म दिया। इसके प्रभाव से साहित्य में गहराई और जटिलता आई जो आज भी पाठकों और लेखकों को प्रेरित करती हैं। अगला खंड से अगला क्वेश्चन है कहानी के तत्वों के आधार पर वापसी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है वापसी कहानी उस परिवादाओं द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी जो संयुक्त परिवार के विघटन और आधुनिकता के दौरे में पीढ़ी के बीच संघर्ष को दर्शाती है।
यह कहानी में सेवानिवृत्त गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर में प्रियमपन महसूस होता है। कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू है, जो 35 साल की नौकरी के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है। परिवार में उनकी पत्नी विवाहित बेटा अमर और उसकी पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बस्ती रहती हैं। गजाधर बाबू ने आने पर घर की व्यवस्था बदलाव आता है। उन्होंने अपने ही घर में अपेक्षा का सम्मान करना पड़ा। कहानी के तत्वों के आधार पर वापसी की समीक्षा है। कथानक में कहानी का कथानक सरल और लेकिन यह कहानी में गहरी भावना का जागता है। गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ रहने का सपना, उनकी निराशा, अंत घर छोड़कर फैसला कहानी का एक मासिक मोड़ देता है। पात्र है कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू, जो उसका सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, जो अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा रखते हैं, और उसकी पत्नी, बच्चे, गणेश जी सेवक भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण कहानी का वातावरण आधुनिकता के दौर पर संयुक्त परिवार के विघटन और बदलते पारिवारिक मूल्यों का दर्शाता है। कहानी में घर के अंदर वातावरण गजाधर बाबू के अकेलेपन और निराशा को उजागर करता है। और संघर्ष कहानी में दो मुख्य संघर्ष है। पहला, गजाधर बाबू और उनके परिवार के बीच संघर्ष, जो आधुनिकता के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, गजाधर बाबू अपने एक घर में पर्यापन महसूस करने का संघर्ष। भाषा शैली कहानी की भाषा सरल और सहज है, लेकिन यह कहानी भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करती है। निष्कर्ष, वापसी कहानी की एक मार्मिक कहानी है, जो आधुनिक के दौर में संयुक्त परिवार के विघटन और बदलते परिवार मूल्यों का उजागर करती है। यह कहानी व्यक्ति के अकेलेपन और निराशा को दर्शाती है, जो अपने ही घर में पर्यापन महसूस करता है। इस कहानी का विशेष क्या है? विशेष कहानी में गजाधर बाबू को अपने ही घर में पर्यापन महसूस करना आधुनिक समाज वृद्धाजनों की स्थिति दर्शाता है। कहानी का अंत में निराशाजन है, लेकिन यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आधुनिक हमारे परिवार के मूल्य को बदल देती हैं। यह वापसी कहानी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वापसी कहानी यानी इसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे वापसी कहानी में से। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और VMO क्वार्टर समझे एग्जाम के सभी इम्पोर्टेंट क्लास है हमारे YouTube चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है। उपन्यास, अगले क्वेश्चन, उपन्यास के तत्वों के आधार पर माँ बोझ उपन्यास की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास माँ बोझ उपन्यास के तत्वों के आधार पर देखा जाए तो यह एक सख्त राजनीतिक उपन्यास है। इसमें राजनीतिक अपराध और भ्रष्टाचार के गोड़ जोड़ का उजागर किया गया। अलग अलग पात्रों के माध्यम से यह दिखाया गया कि कैसे अपराध और राजनीति के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपन्यास में सत्ताधारी वर्ग, विपक्ष, मीडिया और नौकरशाही के अवसरवादी चरित्रों पर व्यंग्य किया गया, जो आज भी प्रासंगिक है। कथानक माँ बोझ कथानक एक राजनीतिक हत्या और उसके बाद होने वाली घटना पर आधारित है। उपन्यास में एक दलित युवक बिशु की हत्या कर दी जाती है और इस आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए संघर्ष होता है। इसमें राजनीतिक अपराध, भ्रष्टाचार का गठजोड़ उजागर होता है। पात्र है उपन्यास में कई महत्वपूर्ण पात्र है, जैसे कि शुक्ल बाबू, जो एक विशिष्ट राजनेता है, चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। दास साहब, जो मुख्यमंत्री है, राजनीतिक हितों के लिए तरह दाव पेच खेलते हैं। राव और चौधरी को भ्रष्ट मानसिकता राजनीतिक में भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा विशु, जो दलित युवक है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। बिंदा, जो एक मासूम लड़की है, जो राजनीतिक शिकार बनती है। भाषा शैली कौन सी है? तो भाषा शैली उपन्यास की भाषा शैली सरल और बोलचाल की है। इसमें आम पाठकों के लिए सुलभ बनाती है, लेकिन लेखकों ने पात्र को अपनी अपनी स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसमें पात्र का चित्रण
अधिक प्रभावी हुआ। देश काल और वातावरण उपन्यास में आपातकाल के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का चित्रण किया गया। लेखिका ने अपने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का भ्रष्टाचार और अपराध के गणजोड़ का उजागर किया है। उद्देश्य उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक व्यापक भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अपराध के गठजोड़ का उजागर करना है। यह दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक आम जनता का शोषण होता है, कैसे संस्था के नैतिकता मूल्य तिलांजलि दी जाती है। इस कहानी का निष्कर्ष है, माँ बोझ का एक सख्त राजनीतिक उपन्यास है जो आज भी प्रासंगिक। मनु भंडारी के उपन्यास की राजनीतिक अपराध और भ्रष्टाचार जटिल रिश्ता का उजागर किया गया। उपन्यास की भाषा शैली, पात्र का चित्रण, कथानक ऐसी यादगार रचना बनाते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बालाजी क्लास लाइब्रेरी। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो संबंधित जानकारी वहाँ पर प्राप्त होती रहेगी आपको। और वीएमओ क्वार्टर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर सभी क्लास एक बार जरूर देखें। यह पेपर है HD02, यह पेपर था HD02 हिंदी लिटरेचर।